आज हम क्लास 12 का अध्याय 2 बिलियन यानी सॉल्यूशन उसकी बात करने वाले हैं। एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाला बहुत अच्छा चैप्टर, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे पढ़ाई जैसा नहीं पढ़ें, इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ें। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और मज़ेदार है, तो इंटरेस्टेड चैप्टर है, तो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। व्हाट इज द बिलियन? पहला क्वेश्चन ये है कि ये बिलियन होता क्या है। तो ये समांगी मिश्रण होता है। हाँ जी, बिलियन मिश्रण होता है और होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिक्सचर होता है। इसमें मुख्यतः दो मेन चीजें होती हैं, एक विलेय यानी सॉल्यूट और एक विलायक यानी कि सॉल्वेंट। विलेय को विलायक में घोला जाता है, यानी विलेय विलायक में घुलेगा। जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। किसी भी बिलियन के बनते समय, बिल्कुल अभी हम बहुत संक्षेप में ये बात कर रहे हैं, फिर इसे बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि विलेय को हम बी बॉन्ड बी से डिनोट करें। जब भी हम विलेय को प्रदर्शित करेंगे तो बी से करेंगे, और विलायक को हम ए बॉन्ड ए, मतलब ए आपका विलायक है। अब हमने ए बॉन्ड ए लिखा है, इसका मतलब क्या है? कोई भी पदार्थ स्वयं के साथ बंध बनाता ही है। तो जब कोई बिलियन बनता है, यानी बिलियन बनने की बात कर रहे हैं, जब भी कोई बिलियन बनता है तो सबसे पहले क्या होता है? ये बी बॉन्ड बी यानी विलेय के कणों के आपस में बनने वाले बंध टूटते हैं। ये बनता है बी बॉन्ड, सॉरी, ये बन जाता है बी और बी। मान लो ये कोई आयनिक यौगिक है, तो ये दो आयंस बन जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर ऐसे ही ए बॉन्ड ए टूटेगा और ए अलग हो जाएंगे। अब ए और बी आपस में मिलेंगे, ए बॉन्ड बी बनाएंगे, ए बॉन्ड बी बनाएंगे। दोस्तों, ये बिलियन बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब बिलियन बना है तो एक प्रकार के बंध टूटे हैं, दूसरे प्रकार के बंध बने हैं। क्या ये कोई रासायनिक परिवर्तन है? तो हमारा आंसर है नो, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये सामान्य आकर्षण बल है। यहाँ पे जो बंध बन रहे हैं वो रासायनिक बंध नहीं हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब मिश्रण बनता है तो जिन अवयवी तत्वों से मिलकर बनता है उनके गुण प्रदर्शित करता है। मतलब जब बिलियन बनेगा तो इसमें ए के भी गुण होंगे और बी के भी गुण होंगे। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे कोई रासायनिक बंध नहीं बन रहे हैं। तो हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बहुत डिटेल से बात करेंगे, परंतु एक बात तो आपको यहीं पे समझ लेनी चाहिए। वो बात ये है कि यदि ए और बी के बीच में बंध नहीं बनते हैं तो बिलियन नहीं बनेगा। किसी भी हालत में बिलियन फिर नहीं बन सकता। जैसे कि पानी में रेत नहीं घुलती, रेत और पानी के बीच में बंध नहीं बनते हैं। तो बंध किन के बीच में बनते हैं? लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी यदि विलायक और विलेय की प्रवृत्ति एक सी है तो बिलियन बनता है। जैसे NaCl है, NaCl पानी में घुल जाता है,
ये भी ध्रुवीय, और पानी तो ध्रुवीय विलायक है ही। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। तो ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में घुलता है, मतलब आयनिक यौगिक आसानी से ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, परंतु जो आयनिक नहीं होते वो कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुलते हैं। तो एक चीज थी, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि समान विलेय और विलायक होंगे तो हमें विलयन मिलेगा। और फिर बोल रहे हैं कि विलयन का बनना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, यह मिश्रण बनता है। तो पहली चीज आपको समझ में आई कि हमारे पास जो भी विलयन होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं, मतलब उसमें हमें विलेय और विलायक दोनों के गुण प्राप्त होते हैं। और ये बात भी आपको समझ में आ गई कि विलेय को विलायक में घोला जाता है। विलायक प्लेटफॉर्म होता है, मीडियम होता है जिसमें विलेय घुलता है। तो विलयन उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। हम यहां पे बात करते हैं गैसीय विलयन की, गैसीय विलयन। और गैसीय विलयन में जो कि नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि इसमें जो विलायक होता है वो गैस होता है। तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं विलेय और यहां लिख रहे हैं विलायक। हम फिर आपको एक बार याद दिला दें कि इसे हम ए से और इसे हम बी से प्रदर्शित करने वाले हैं, और आगे कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा विलयन होता है वो गैस का गैस में विलयन होता है, यानी कि किसी भी विलयन के दोनों अवयव गैस होते हैं। अच्छा, अवयव से एक बात हमें याद आई, ये बात हम जरा यहां पे डिस्कस करें कि दो अवयव तो विलयन में होते ही हैं। तो दो अवयव वाले विलयन को, यानी कि दो कंपोनेंट, यानी एक विलेय और एक विलायक, तो जिसमें दो अवयव हों, दो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं, दो घटक वाला विलयन, दो घटक वाले विलयन को हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, और हिंदी में भी अब हम विलयन की जगह ये सॉल्यूशन शब्द यूज करेंगे। अच्छा, जिसमें तीन घटक हो तो तीन घटक, शरबत बन रहा है, नींबू का शरबत बन रहा है, तो पानी में नींबू भी डाला और शक्कर भी डाली, ये तीन घटक वाला विलयन हो गया। इससे हम त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। ये हो जाएगा त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी, त्रिअंगी को हम सामान्यतः कहते हैं टर्नरी, है ना। इसे बोलेंगे TERNARY। वैसे बहुत से लोग इसे टर्सरी वर्ड भी यूज करते हैं। फिर यदि मान लो चार घटक हो तो चार घटक हो जाए। अब उनने कहा नहीं, हमें तो शरबत चाहिए, थोड़ा सा नमक भी डाल देना यार। हाँ, नींबू का शरबत यदि बनता है तो शक्कर, नींबू, पानी और थोड़ा नमक भी डाल देते हैं तो वो थोड़ा और अच्छा लगता है। आपका हमें नहीं पता आपको कैसा अच्छा लगता है, तो परंतु सामान्यतः लोग उसमें नमक भी डलवा लेते हैं। इससे बोलते हैं चतुअंगी, ये कहलाता है चतुअंगी। जिसके चार अंग हों, क्वाटरनरी, इसे हम बोलते हैं NARY, क्वाटरनरी बोलते हैं। ये चतुअंगी होता है। तो ये समझ में आ गया कि जब विलयन बनता है तो इसके घटक एक से दो से ज्यादा हो सकते हैं। दो तो होंगे ही, एक तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। चलो इसे मिटाओ, इसे मिटाओ, क्योंकि अपन इधर काम की बात कर रहे हैं ना। तो गैस का गैस में विलयन बनता है। हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, उदाहरण की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में नाइट्रोजन प्लस
ऑक्सीजन। वायुमंडल में जितनी भी गैसेस हैं वो सब बिलियन के रूप में तो हैं। अच्छा, द्रव और गैस हो सकता है। विलायक यहाँ पे विलेय हो गया द्रव और ये गैस हो गया। सोचो 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 क्या हो सकता है ये? जलवाष्प। नमी मिल जाए ना तो उससे बोलते हैं यहाँ पे जलवाष्प बोल सकते हैं। हवा में नमी मिल जाती है तो उसे जलवाष्प बोलते हैं। बोलते हैं ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कूलर से जब आपको हवा लगती है तो उसमें पानी की वाष्प मिली रहती है, जलवाष्प बोलते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है ठोस और गैस। ठोस भी गैस में घुल सकता है, जैसे वायु में आयोडीन। I2, ये हमारा गैसीय विलयन हो गए। ठीक है, गैसीय विलयन के बाद फिर हमारे द्रव विलयन में अब आप बता सकते हो क्या होता है? द्रव विलयन में जो विलायक होता है वो आपका क्या होगा? वो द्रव होगा और विलेय कुछ भी हो सकता है। किसी भी विलयन का नाम जब देते हैं तो विलायक से देते हैं। तो अब यहाँ पे गैस और द्रव का विलयन हो सकता है। तो गैस द्रव में घुलती है क्या? कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए आपने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है कि नहीं कोल्ड ड्रिंक में? नुकसानदायक होती है परंतु बहुत खुश होके पीते हैं हम उसे। तो कोल्ड ड्रिंक हमने पी है तो ये द्रव में होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका आ जाता है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सोडा वाटर। गैस और द्रव का सलूशन। द्रव और द्रव का भी सलूशन हो सकता है। द्रव और द्रव। विलायक तो द्रव रहेगा क्योंकि हम तो द्रव विलयन पढ़ रहे हैं, तो विलायक द्रव ही रहेगा। द्रव और द्रव को वाइन पीते हैं ना, वो लोग वाइन पीते हैं तो वाइन में जो वाइन होती है अल्कोहल में पानी मिलाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल उसका ले सकते हैं, अल्कोहल प्लस वाटर यानी कि पानी। द्रव में द्रव वाला हो जाता है और ठोस भी तो मिला सकते हैं। शरबत यार सिंपल, शक्कर पानी में घोल दो तो ये हो जाएगी शक्कर प्लस वाटर H2O। ठीक है यार, ये बात हमारी हो गई। तीसरे प्रकार का भी हमें पढ़ लेना चाहिए और वो हम यहाँ पे बात कर लें। वहां पे ये ठोस विलयन। हाँ जी, ठोस विलयन भी होते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे फिर हमने कहा ना, ठोस विलयन का मतलब क्या है? विलायक तो हमेशा ठोस ही होंगे और यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। और विलेय कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले गैस को डाल दो, गैस प्लस ठोस मतलब पैलेडियम में हाइड्रोजन घुल सकती। पानी में ऑक्सीजन, पानी की बात नहीं कर सकते, बर्फ की बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं H2 प्लस PD। पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा हो जाएगा द्रव प्लस ठोस। मरकरी, पारा किसी भी धातु को अपने में घोल लेता है, परंतु हम बोलेंगे क्या? धातु में घुल गया तो इसे अमलगम बोलते हैं। अमलगम। हाँ, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि पारा और धातु यदि आपस में मिलाएं तो वो घुल के समांगी मिश्रण बना लेते हैं और समांगी मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। अमलगम इंग्लिश में बोलते हैं अंग्रेज लोग। और फिर ठोस और ठोस भी हो सकता है, जिसे तुम लोग सबसे ज्यादा व्यवहारिक रूप से यूज करते हो। ठोस और ठोस जितनी भी मिश्र धातुएं हैं ये हो सकती हैं। हम तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, पीतल का मतलब आपको मालूम है? कॉपर प्लस जिंक। जिंक में कॉपर को मिला के जो चीज बनती है वो चीज बनती है ठोस में ठोस का विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो हमने 3 प्रकार के विलयनों की यहाँ पे बात कर ली, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। हम द्रवीय विलयन भी कह सकते हैं उन्हें। और अब हम विलयन की जो प्रकृति है उसके आधार पे फिर वर्गीकरण करेंगे। तो तुम लोगों को सबको पता है कि विलयन एक समांगी
मिश्रण होता है। तो अब हम एक और वर्गीकरण करते हैं, दो तरह के विलयन, मतलब एक वर्गीकरण यहां पे और कर रहे हैं, फिर तीसरा वर्गीकरण भी करेंगे हम, है ना। एक वर्गीकरण और कर रहे हैं, दो तरह के विलयन होते हैं, वो होता है तनु विलयन, तनु विलयन, और दूसरा होता है सांद्र विलयन। अच्छा, सांद्र शब्द यानी कंसंट्रेट, ये शब्द भी आप लोगों को यहीं पे समझ लेना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं, और विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले पूरे के पूरे मात्रक अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ेंगे। तो अभी आप शांत की, तनु विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय तो कम है, विलेय कम और विलायक ज्यादा। मतलब सिंपल सी बात है कि जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है विलायक की तुलना में, उसे तनु विलयन कहते हैं, पतला विलयन कहते हैं। अब यहां पे हम दूसरी बात करें, सांद्र विलयन, इसमें विलेय ज्यादा होता है और विलायक कम होता है, विलायक कम होता है। ये हमारा सांद्र विलयन हो गया। एक और वर्गीकरण करना पड़ेगा हमें, एक और वर्गीकरण करेंगे। अब ये क्वांटिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन था, मात्रा वाला वर्गीकरण था, और ये प्रकृति वाला वर्गीकरण है। इसमें हमारा पहला जो होता है वो होता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब होता है, संतृप्त होने का मतलब आप नॉर्मल सामान्य भाषा में समझते हो कि हम संतृप्त हो गए, सेटिस्फाई हो गए यार, अब नहीं, बस ठीक है। उन्होंने कहा पेट भर गया यार, अब संतृप्त हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा पर्याप्त हो सामान्य अवस्था में और विलेय नहीं घोला जा सके। मतलब ऐसा विलयन, हम यहाँ पे बोलेंगे ऐसा विलयन जिसमें सामान्य अवस्था में और विलेय यानी सैल्यूट नहीं घोला जा सकता। अब हम इसमें और विलेय नहीं घोलेंगे, घोला जा सकता, मतलब सामान्य अवस्था में अधिकतम विलेय होता है। हाँ, ये बात भी हमें ब्रैकेट में लिखनी चाहिए, सामान्य अवस्था में अधिकतम विलेय होता है, इसमें अधिकतम विलेय। ओके, ठीक है भाई, ये बात हमें समझ में आ गई। बड़ा ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट लगाओ। तो ये संतृप्त विलयन हो गया, सामान्य अवस्था में अब और अधिक विलेय नहीं घोल सकते। दूसरे नंबर का जो होता है वो असंतृप्त विलयन होता है। भूख और लग रही है, अभी पेट नहीं भरा है, खाना और चाहिए है, मतलब कम विलेय होता है, आसानी से और विलेय घोला जा सकता है। मतलब यहाँ पे सामान्य अवस्था में और विलेय, सामान्य अवस्था में और विलेय घोला जा सकता है, घोला जा सकता है। मतलब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। अब ये असंतृप्त विलयन हो गया। अब तीसरे नंबर की बात करेंगे, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें हमने अधिकतम विलेय घोल दिया है, अब किसी भी अवस्था में और विलेय नहीं घोला जा सकता।
एक एक उदाहरण आप हमारा सुन लीजिए कि आपने आपसे पूछा हमने, भैया कितनी देर पढ़ते हो? बोले सर 5 घंटे पढ़ते हैं। हमने कहा नहीं नहीं यार 6 घंटे पढ़ा करो। आप लोग 6 घंटे पढ़ने लगे। हम कहा नहीं नहीं यार थोड़ा 1 घंटा और बढ़ा लो, 7 घंटे पढ़ने लगे। तो आप 7 घंटे पढ़ने लगे, ठीक है। फिर हम एक दिन आए कि नहीं बेटा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, कम से कम आपको 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पिटाई हो जाएगी। आपने कहा सर 7 घंटे बंद का, नहीं डंडा लेके आ गए, मार देंगे आपको, पढ़ना पड़ेगा 9 घंटे। अब आप 9 घंटे पढ़ने लगे तो आप संतृप्त हो गए। अब आप सामान्य अवस्था में सबसे ज्यादा पढ़ाई करने लगे। हम एक दिन फिर आ गए, हमने कहा बेटा गोली मार देंगे तुम्हें, रिवॉल्वर लेके आए कि आई विल शूट यू, यदि तुम 11 घंटे नहीं पढ़े तो मैं गोली मार दूंगा। तुम बहुत दबाव में आ गए और बोले ठीक है सर 11 घंटे पढ़ लेंगे। 11 घंटे पढ़ने लगे, ओके ठीक है। अब चूंकि हमने गोली मारने की घटना दी थी, ये अति संतृप्त वाली बात हो गई है कि मौत के डर से पढ़ रहे हो। अब हम फिर एक दिन आ गए कि अरे तुम्हें तो 13 घंटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम गोली मार देंगे। तो पता आप तुम्हारा जवाब क्या होगा कि सर 11 घंटे मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा अब हम पढ़ ही नहीं सकते, अब तो गोली मार दो यार। मतलब 11 घंटे आप अति संतृप्त हो गए। विशेष परिस्थिति में बंदूक की नोक पे पढ़ रहे हो 11 घंटे, अब हम और आगे कह रहे हैं तो नहीं पढ़ोगे, आप मरना स्वीकार है सर, आगे तो ज्यादा नहीं पढ़ सकते। मतलब विशेष अवस्था में सबसे अधिक विलय यहां पे होता है। मतलब इसमें हमें ऐसे बोल सकते हैं किसी भी अवस्था में और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। ये आपका हो गया अति संतृप्त विलयन। सामान्य अवस्था में अधिकतम विलय होता है और ये किसी भी अवस्था में सर्वाधिक विलय होता है। अब आप और विलय इसमें घोल ही नहीं सकते, अब पॉसिबल ही नहीं है, अब संभव भी नहीं है कि अब और विलय इसमें घोल दें। तो विलयन में 2 मुख्य घटक होते हैं, एक घटक विलायक जिसमें घोला जाता है, दूसरा घटक विलय जो घोला जाता है, और दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। और ये हमारे विलयन के वर्गीकरण थे। अब यहां पे हम बात करें विलेयता की। एक शब्द आता है सॉल्युबिलिटी, यानी विलेयता। विलेयता को हम गैस की विलेयता को एक अलग तरीके से परिभाषित करते हैं और ठोस की विलेयता को अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। अरे बड़े, क्या है यार? सुनना यार। छोटे तू जाना यार। अरे बड़े सुनना यार प्लीज। तू यहाँ से जाता कि तुझ में 2 जूते मारूं। दिमाग खराब कर दिया यार तूने। अरे बड़े इतना भड़क क्यों रहा है? ठंडक ठंडक रख, शांत बेटा शांत। तेरे होते हुए कोई कैसे शांत रह सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तेरे को मालूम है एक क्रिकेटर है जो बिल्कुल शांत और काम रहता है, उससे कुछ भी बोलो। कुछ भी बोलो काम रहता है? ऐसा कौन सा क्रिकेटर है छोटे? अरे बड़े विनोद कामले। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। तो देखिए हम यहाँ पे विलेयता की बात कर रहे हैं और पहली विलेयता यहाँ पे हम बात जो की जा रही है वो गैस के लिए है। तो घन सेंटीमीटर में गैस की वह मात्रा, मतलब घन सेंटीमीटर भी समझना जरूरी है। घन सेंटीमीटर, इसे क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, सीसी। आप बाइक चलाते हो ना, सीसी में आती है, उन्होंने कहा 100 सीसी 200 सीसी, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। घन सेंटीमीटर में गैस की
वह अधिकतम मात्रा जो 1 घन सेंटीमीटर, पूरा लिख दे रहे हूं मैं, सेंटीमीटर, सीसी तो है ही, 1 घन सेंटीमीटर विलायक में, और इसमें एक वायुमंडलीय दाब तथा किसी निश्चित ताप पर घोली जाती है, किसी निश्चित ताप पर घोली जा सकती है, गैस की विलेयता कहलाती है। चलो कहलाने दो, गैस की विलेयता है। अच्छा, सामान्य विलेयता की परिभाषा हमें यहीं लिखना है, वो भी आपको समझना चाहिए। देखिए, सामान्य विलेयता की बात करेंगे, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा, लो ये हो गई अधिकतम मात्रा, और वो मात्रा भी काम में लेना पड़ेगा, इन ग्राम को विलेयता कहते हैं। अब आप एक क्वेश्चन करो हमसे, सर एक वायुमंडलीय दाब लिखा है यहां पे, 1 atm लिखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे आप दाब लिखना भूल गए क्या? नहीं, ध्यान से सुनिए। गैस की विलेयता दाब से प्रभावित होती है, बाकी द्रव और ठोस इनकी विलेयता दाब से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। याद रखिए आप ये बात कि गैस की विलेयता दाब से प्रभावित होती है, और आगे चल के हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे, यहाँ पे उसने बताया है कि यदि दाब बढ़ेगा तो घुली हुई गैस की मात्रा भी बढ़ेगी। मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम विलयन के साधारण व्यक्त करने वाले मात्रक आत्रक तो पढ़ लें, फिर हम ये बात करेंगे। सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगी, परंतु ध्यान देना बच्चों कि हम यहाँ पे आपकी बुक की सीक्वेंस नहीं ले पाएंगे, एनसीईआरटी की सीक्वेंस थोड़ी सी कहीं हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ पहले हो जानी चाहिए जो उसमें बाद में दी है, तो अंतर नहीं पड़ता, इससे हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं उसे, परंतु तुम्हें यहाँ पे एक सीक्वेंस मिली हुई लगेगी कि हाँ इसके बाद हमें ये ही पढ़ना चाहिए। हमने दोनों के विलेयता की बात कर ली, गैस के लिए भी कर ली और ठोस के लिए भी कर ली है। ठोस में दाब की स्थिति हमें नहीं देनी पड़ेगी, इसमें दाब की कंडीशन देनी पड़ेगी उसके साथ। अब हम यहाँ पे एक बात करें, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात हम तुम्हें बताएं कि हम जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे तो उसे इम्पोर्टेंट बोलेंगे। अच्छा यार, जब पढ़ ही रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, काम का नहीं होता, तो हम पढ़ते ही क्यों? ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम गैस के लिए भी करेंगे, यानी कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब जो हमने सबसे शुरू में बिल्कुल शॉर्ट में बताया था, वो अब हम थोड़ा सा डिटेल से करने वाले हैं। तो पहला जो कारक है, पहला कारक है वो है जालक ऊर्जा। जालक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि एक मोल आयनिक ठोस,
जालक की बात सामान्यतः आयनिक ठोस में की जाती है। को आयनों में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, हमने क्या बोला, 1 मोल आयनिक ठोस को आयन में परिवर्तित या डिसोसिएट, बांट देने में, तोड़ देने में, आयन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसे जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक के बारे में पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। ये 1 मोल आयनिक ठोस को आयन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्यों भैया, जब तक वो ठोस आयन में नहीं परिवर्तित होगा, जब तक वो घुलेगा ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले अच्छा, आयन में परिवर्तित करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि आयन की ऊर्जा उस ठोस की ऊर्जा से ज्यादा होती है। आयन अस्थायी होते हैं, ठोस स्थायी होता है, तो इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जालक ऊर्जा यदि ज्यादा होगी, हम यहां पे लिखेंगे मोर, लैटाइस एनर्जी, जालक ऊर्जा। मोर का मतलब अधिक, अधिक जालक ऊर्जा होगी, इसका मतलब है विलेयता कम होगी, विलेयता कम, क्योंकि वो आयन बनने में ही बहुत सी ऊर्जा ले लेगा यार, तो आसानी से वो नहीं घुलेगा। तो यदि ज्यादा जालक ऊर्जा है तो विलेयता कम हो जाएगी, और यदि जालक ऊर्जा कम है तो वो आसानी से घुल जाएगा। NaCl जल्दी घुल जाता है, HCl जल्दी घुल जाता है। तो ये सब ध्रुवीय ठोस होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, जिनके बारे में यहाँ पे ये बातें की जा रही हैं। तो मोर लैटाइस एनर्जी, लेस सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब विलेयता। तो अभी हम जालक ऊर्जा की बात और करेंगे सेकंड में हम 2 बात करेंगे, जल योजन ऊर्जा, इसे बोलते हैं, यहां लिखना जरूरी है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखिए ना, वो आयन बन गए, तो आयन अब जल के अणुओं के साथ बंध बनाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। तो उसे कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, कि जो पृथक आयनों के जल योजित होने पर उत्पन्न होती है। मतलब हम क्या बोलेंगे, जो पृथक आयनों के जल योजित, मतलब जल में घुल जाना, जल योजित होने पर उत्पन्न होती है। आयन बनेंगे, आयन जल के साथ मिलेंगे, तो उसे जल योजित होना कहेंगे, उसे हम बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। निश्चित ही ये ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्माक्षेपी क्रिया होगी, ये ऊष्मा शोषी है। ये जो जालक ऊर्जा क्या है, यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, और ये ऊष्मा यहाँ पे क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। तो जलयोजन ऊर्जा मतलब जो पृथक आयनों के जल में घुल जाने के बाद उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या जलयोजन ऊर्जा। और ऐसे ही एक नाम और है, विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा, और इसे बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन। विलायकन ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा में एक अंतर है, यहां पर जल के अलावा कोई और विलायक होता है, बस।
तो फिर हम जलयोजन ऊर्जा की जगह क्या बोलने लगेंगे? विलायकन ऊर्जा। मतलब जो पृथक आयनों के विलायक के साथ मिल जाने पर उत्पन्न होती है उसे विलायकन ऊर्जा कहते हैं। यानी जलयोजन ऊर्जा जब बोलेंगे जब विलायक जल है, और विलायकन ऊर्जा हम तब बोलेंगे कि जब विलायक जल के अलावा और कोई सा भी हो। तो यहां पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यदि जालक ऊर्जा जो है वो ज्यादा है जलयोजन ऊर्जा से, ये बात आपको नोट करनी है। यदि जालक ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा से ज्यादा है तो विलयन नहीं बनेगा। तो जालक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जलयोजन ऊर्जा ही क्या करती है? उसे जालक ऊर्जा दे देती है। एक साथ होने वाली प्रोसेस है, पानी में NaCl डाला तो वो उसमें डिजॉल्व होंगे तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी जिससे आयनाइजेशन हो जाएगा और आयन पानी के साथ मिलकर बंध बना लेंगे। दोनों काम लगभग एक साथ साथ घटित होने वाले हैं। तो फाइनली ये कंडीशन में है तो विलयन नहीं बनेगा। तो आप बोल देना कि रेत पानी में क्यों नहीं घुलती, तो कह देना यार इसकी जालक ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा से ज्यादा है। कोई भी चीज किसी चीज में क्यों नहीं घुलता? लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। तो और दूसरी केस में घुल जाएगा जब जालक ऊर्जा छोटी या बराबर हो हाइड्रेशन एनर्जी के जल योजन ऊर्जा के, तो विलयन बनता है। तो बनने दो। तो ये दो हमारे पास फैक्टर हो गए। हमने बोला था, आपको सबसे शुरू में समझाया था कि हमारे पास A बॉन्ड A है, B बॉन्ड B है, तो क्या होगा? ये टूटेगा ना पहले, तो इसमें जालक ऊर्जा वाली बात हो रही है। फिर A बॉन्ड B बनेगा तो ये साल्वेशन या जलयोजन यानी विलायकन या जलयोजन ऊर्जा की बात होगी। तो किसी भी विलयन के बनते समय विलायक और विलायक के बीच के बंध, विलेय और विलेय के बीच के बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। वो विलयन के बंध होते हैं, परंतु ये कोई रासायनिक बंध नहीं होते हैं। ये रासायनिक बंध तो कतई नहीं होते हैं। तीसरा फैक्टर है हमारे पास ताप। अब विलयन बनना ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है, उसके आधार पर ताप से प्रभावित होते हैं। ऊष्माक्षेपी है तो ताप देने पे विलयन नहीं बनेगा, क्योंकि वो खुद ही ऊष्मा लूज कर रहा है। आप उल्टा दे दो, भाई वो दान करने आया, आप उसे बोलो तू पैसे ले जाए यार कुछ। अरे यार वो तो खुद दान करने आया था, वो आपसे पैसे क्यों लेगा? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताप का दो प्रभाव से ऊष्माशोषी बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी घट जाती है। ताप का प्रभाव ऊष्माशोषी में विलेयता बढ़ जाती है और ऊष्माक्षेपी में विलेयता कम हो जाती है। और फिर चौथा नंबर जो था वो है दाब। दाब केवल गैसीय विलेय वाले, जिसमें विलेय गैस है, दाब केवल उसको प्रभावित करते हैं। ठोस और द्रवों पर कोई रिमार्केबल इनका प्रभाव नहीं होता है। तो गैस पर प्रभाव पड़ता है। और हेनरी का नियम हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। पहले किसी भी विलयन का सांद्रता व्यक्त करने वाले मात्रकों को हमें पढ़ना है और बहुत डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। तो बड़ा बेसब्री से आपको हेनरी के नियम का इंतजार होगा। तो ये हमारे विलयन का एक परिचय प्राप्त कर लिया है। हम बहुत अच्छे से विलयन से जुड़ गए हैं। देखिए भैया, टॉपिक के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको। जी हाँ, इसे अपना बनाना पड़ेगा आपको। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे तो वो करेंगे किसी भी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले मात्रक। चलिए क्यों ना उसे भी शुरू कर दिया जाए।
और बिलियन में निश्चित ही ये टॉपिक जो है बहुत मायने रखता है। मायने क्या रखता है, ये तो हर जगह उपयोग में आता ही है। तो उपयोगी चीज़ है तो उपयोगी चीज़ तो उपयोगी होती है, तो इम्पोर्टेंट भी होती है। जिस चीज़ का हमारे पास कोई उपयोग नहीं है उसे हम क्यों पढ़ेंगे, जिसका उपयोग है वो हम पढ़ेंगे।